हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हम डिस्कस कर रहे हैं लुसेंट का बायोलॉजी। तो इसमें सेल वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टडी ऑफ द सेल, जिसमें सेल के काफ़ी पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये थर्ड वीडियो है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। इस थर्ड वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कंप्लीट न्यूक्लियस, हम डिस्कस कर लेंगे, आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर। देखिए, कुछ मेरे बारे में है। मेरा नाम धीरज है और भी कुछ है, आप देख सकते हो। और एक और चीज़, मुझे फॉलो कर सकते हैं आप अनअकैडमी पे, और सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। ग्रुप में अगर ज्वाइन करना है तो मैसेज कर दीजिए, या सिंपल आप ग्रुप का लिंक है, एक गवर्नमेंट जॉब वाला होगा, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे दो लिंक है, एक टेलीग्राम का भी है और एक व्हाट्सएप का भी है, और दोनों ओपन ग्रुप है। इवन आप लोग भी सेंड कर सकते, कुछ शेयर कर सकते मटेरियल, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो तो, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, या और आपको फ़ायदा हुआ तो कंट्रीब्यूशन से फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा उसका यूज आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ही करेंगे, जिससे मदद से आपके लिए जो क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी है, और इम्प्रूव हो सके। क्लियर। तो चलिए शुरू करते। अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं वो पहले मैं बता दूँ। सबसे पहले सेल के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी ऑफ द सेल डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक फैक्ट डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिस्कस डिवीजन डिस्कस कर चुके हैं। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, दो प्रोसेस होते हैं, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और डिफरेंस, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, गोल्गी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो, ल्यूको, वैक्यूल। क्लियर। अब डिस्कस करते हैं आज वाले। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के सेंट्रल पार्ट में होता है। सेंट्रल हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल सेंटर पे होता है, क्लियर नहीं, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि भाई ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर मान लो ये टोटल सेल है तो ये पार्ट है न्यूक्लियस, ये सारा पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्रोमेटिन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, और एक होता है न्यूक्लियोलस। क्लियर। दो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावे न्यूक्लियस को, ये सब बाकी मेम्ब्रेन है, बाकी पार्ट है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल इज बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे मान लो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे यहाँ पे एक पार्ट होगा, जैसे ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होगा। मेम्ब्रेन का जब भी मैं बताऊँ, एक कवर टाइप का, जो बाकी पार्ट से इसको अलग करता है, सिंपल यही है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कुछ चीज़ों को तो अंदर आने देता है आराम से, कुछ चीज़ों के लिए भाई किसी न किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो यही लिखा हुआ है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर कहाँ पे है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे है। मेम्ब्रेन, पोर का मतलब थोड़ा छेद वगैरह, जिससे कुछ आ जा सके। तो न्यूक्लियर पोर विद इन अ मेम्ब्रेन अलाउ थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स को तो आने देता है, या आयन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन को आने देता है, लेकिन लार्जर मॉलिक्यूल्स होती है ना, उसके लिए किसी न किसी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उस प्रोटीन पे अगर वो मॉलिक्यूल बैठ जाएगा तब वो न्यूक्लियर पोर से आने देगा। सिंपल है ना, छोटे छोटे चीज़ को कोई रास्ता नहीं रोकता है। चींटी, मान लो चींटी आपके गेट से आ रही, कोई रास्ता नहीं रोकेगा। लेकिन कोई और बंदा आपके पास, आपके घर पे आएगा मान लो, तो आप देखोगे इस बंदे के साथ मेरे जान पहचान का कोई बंदा तो है नहीं, बंदा है तभी आने दूंगा, नहीं तो नहीं आने दूंगा। मतलब आपका दोस्त, आप वो अपने दोस्त को लेके भी आता है तो आप आने दोगे। लेकिन जैसे कोई एक और बंदा अनजान सा है, लेकिन अनजान आपके दोस्त का दोस्त है, तो दोस्त के साथ आया तो आने दोगे, दोस्त के बगैर आया तो आप आने नहीं दोगे। यही बात यहाँ पे, वो दोस्त है आपका प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ बैठ के आया तो आप आने दोगे। आप कौन हो, गेट कीपर, आप यानी न्यूक्लियस वाले पोर हो, मेम्ब्रेन हो। कुछ और पार्ट लिखा हुआ है। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं सेल का हेड क्वार्टर।
सेल का हेडक्वार्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरली क्या होता है, पर सेल में एक ही न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर मान ले स्केलेटन मसल सेल की बात करें तो यहाँ पे दो हो सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या न्यूक्लियस हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ एक ही होते हैं? तो आप बोलोगे नहीं भैया, न्यूक्लियस कभी कभी किसी केस में, जैसे स्केलेटन न्यूक्लियस सेल में दो होते हैं। क्लियर? हाँ। अब उसके बाद देखो और क्या क्या लिख, और क्या क्या पॉइंट लिखा है। न्यूक्लियस कॉन्टेन द मेजोरिटी ऑफ सेल डीएनए। ऑब्वियसली सेल के मेजोरिटी ऑफ डीएनए कौन रखता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इसकी बात करो, न्यूक्लियस के अंदर और क्या क्या है हमें पता है। न्यूक्लियस और क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो सेल के जितने भी डीएनए होते हैं, मोस्ट ऑफ द डीएनए न्यूक्लियस ही अपने में संभाल के रखता है, लेकिन कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने पास रखती है, और कुछ डीएनए आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है। क्लियर? न्यूक्लियस सेंड आउट मैसेज टू टेल द सेल टू ग्रो, डिवाइड एंड डाई। न्यूक्लियस ही मैसेज, क्योंकि हेडक्वार्टर से ही तो सारा आदेश आएगा। न्यूक्लियस मैसेज सेंड करता है और सेल को बताता है कि भाई ग्रो करो, डिवाइड करो, डाई करो, सब कुछ। क्लियर? उसके बाद कुछ कुछ और पॉइंट है। उसका न्यूक्लियस, ध्यान देना मैं किसकी अब बात कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। जो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के बीच वाला भी पार्ट होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है और आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसके बाहर एक क्रोमैटिन होता है, जो मैं आपको दिखाया था। ये क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसकी बात करें। क्रोमैटिन इस थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग फ्रेमवर्क बनाता है। और क्रोमैटिन किस चीज़ से बना होता है? एक तो डीएनए से बना होता है, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। क्लियर? अब दो चीज़ हमें याद रखना है। न्यूक्लियस में क्या होता है, आरएनए, लेकिन यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। कई टाइप के प्रोटीन होते हैं, उसमें हिस्टोन प्रोटीन इसके पास होता है। इतना याद है हमने अभी तक क्या क्या कर लिया कि हेडक्वार्टर होता है। हाँ। और उसके सेल डिवीजन के समय जब सेल को डिवाइड करते हैं तो क्रोमैटिन ब्रेक हो जाता है पीसेस में एंड क्रोमोजोम बनाता है। ध्यान देना, क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब भी सेल का डिवीजन होता है तो ये क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाता है और क्रोमोजोम बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोजोम बनाता है, क्योंकि क्रोमोजोम के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। क्रोमैटिन के हिसाब क्रोपेंट जैसे क्रोमोजोम बनाता है, ब्रेक हो जाता है तो ऊपर का ब्रेक होता है, लेकिन ऊपर का जो हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है अपने मम्मी पापा का, वो बच्चों में आ ही जाता है। किसकी वजह से? कौन करता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस में सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ होते हैं। एक होता है इसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटीन एंड आरएनए, और दूसरा होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में क्या होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी क्या होता है, दो चीज़, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? उसका न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल रूम है, सेल का कंट्रोल रूम है, हमें पता चल गया। और सब कुछ और डीएनए, जैसे आपको पता है कुछ डीएनए इसके बाहर भी होता है, न्यूक्लियस के बाहर भी होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। हमें इतना ही ध्यान रखना है। अभी तक हमने क्या क्या ध्यान रख लिया, हमने अभी तक क्या क्या ध्यान रख लिया कि देखो यहाँ से, हाँ थोड़ा डिलीट करते रहो इस पर, इरेज और इंक। हाँ हाँ, सबसे पहले हम ध्यान रखना है, ये है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कोई स्मॉल मॉलिक्यूल आता है तो आने देता है, लेकिन अगर कोई बिग मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल आता है तो उसको बोलता है भाई किसी प्रोटीन के साथ आए हो, प्रोटीन के साथ आए हो तो आने देंगे, नहीं तो नहीं, बाहर रहो। तो न्यूक्लियस के अंदर अंदर दो सामान होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक होता है न्यूक्लियस, जिसमें होता है क्या आपको पता है, जिसमें होता है आरएनए प्लस प्रोटीन, और ये होता है ये होता है जिसमें डीएनए, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्लियर? इतना? कोई कंट्रोल रूम इसको बोलते हैं। जो भी आदेश देना होता है न्यूक्लियस ही आदेश देता है सेल को कि भाई डिवाइड हो, ये सब बात, और कुछ नहीं है। हाँ ये हमने देख लिया कि न्यूक्लियस, हाँ क्रोमैटिन, हाँ ये बात एक इम्पॉर्टेंट लाइन थी। क्या आ गया है? यहाँ पे याद कर, क्रोमैटिन
क्रोमेटिन ट्रांसमिट करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफिस। सिंपल बात है। अब इस देखो कुछ डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्रोमोजोम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लांट सेल थोड़ा लार्ज होता है, ये थोड़ा स्मॉलर होता है। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें जो आउटर सेल होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन। क्लियर। और इसमें कौन होता है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली इसमें नहीं होता है। वैक्यूल इसमें लार्ज होता है और परमानेंट होता है, क्योंकि वैक्यूल आपको बता चुका हूँ। टोनोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है वैक्यूल के आसपास, इसमें टोनोप्लास्ट एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है इसमें, एक्सेप्ट मोटाइल सेल इन लोअर प्लांट, लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये सारा टर्म मैं बता चुका हूँ तो अभी मैं समझाने में नहीं बैठूंगा ना। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंटर में होता है। इसमें क्या होता है, प्लांट में सेल के पेरीफेरी में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या देखा हमने, सेंटर में देखा। लाइसोसोम इसमें रेयर होता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है। स्टोरेज मटेरियल इज क्या है, स्टार्च ग्रेन, इसमें स्टोरेज मटेरियल है ग्लाइकोजिन। क्लियर, बस इतना ही ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि इसमें सारे टर्म समझा दे चुके हैं, तो बस अभी थोड़ा बहुत ध्यान ही रखना है ना। कुछ और फैक्ट है सेल के बारे में। देखो, सेल बिकम्स टर्गिड बिकॉज ऑफ एंडोमोसिस, एंडोऑस्मोसिस, या हम ऐसे बोल सकते एंड ऑस्मोसिस। ध्यान देना, सबसे पहले दो टर्म समझ लेते हैं। एंड ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में, जैसे मान लो ये राइजिन है, ये थोड़ा पिचका है। जैसे मान लो किशमिश जो हम खाते हैं ना, वो थोड़ा मान लो पिचका है। अगर उसको पानी में रखते हैं, अगर देखो द इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट, पानी में रखते हो तो थोड़ा फूल जाता है, इस टाइप का हो जाता है, सोल मतलब थोड़ा फूल जाता है, इसको एंडोस्मोसिस भाई, क्योंकि इसमें कुछ गया यही बात बता रहा है। द इनफ्लो ऑफ सॉल्वेंट वाटर इनटू अ सेल फ्रॉम द आउटसाइड से अंदर गया। कब, जब सेल को आप सफ़ेद मतलब साफ पानी में रखोगे, डिस्टिल्ड वाटर में रखोगे, तो सेल क्या होता है, स्वेल्स हो जाता है, फूल जाता है। क्लियर है ना। देखो वही बात कर रहा है, सेल बिकम्स टर्गिड, सेल थोड़ा फूल जाता है। कब, सेल अगर ऐसे चिपका है, ऐसे है, लेकिन जैसे ही इसको एंडोस्मोसिस करोगे, पानी में डालोगे, तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा। क्लियर। हाँ, अगर एक और टर्म देखते थे, एक्सोस्मोसिस का मतलब यही बात देखा, टारगेट सेल का मतलब ये थोड़ा फूला हुआ नहीं लग रहा है, अब थोड़ा फूला हुआ। और देखो यहाँ वाटर इनटू बाय ऑस्मोसिस गया तो थोड़ा नहीं फूल गया। और फूलता क्या है एक्चुअली पता है, पूरा का पूरा सेल नहीं फूलता है, सेल का एक पार्ट फूलता है जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं, जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट, यही वाला से फूलता है। पूरा का पूरा सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल को फर्क पड़ता है, और कोई पार्ट नहीं पड़ता है। फ्लैशसीड सेल कब होता है, जब पिचक जाता है, जब इससे भाई निकल लो, पानी निकाल लो, तो फिर पिचकेगा नहीं, ये तो नॉर्मल बात है ना। एक्सो का मतलब होता है भाई, अगर एक ग्रेप्स है, इसमें से निकल गया, ग्रेप्स को पानी में रखो, कैसे पानी में, ये में इम्पॉर्टेंट है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर, या मान लो शुगर सॉल्यूशन में आप रख दो, शुगर सॉल्यूशन में रखो तो पिचकेगा नहीं। क्लियर। और शुगर सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो इतना एक और फैक्ट, द प्रोसेस ऑफ इनबाइबेशन इन्वॉल्व्स बोथ डिफ्यूजन एंड कैपिलरी एक्शन। देखो, इनबाइबेशन का मतलब होता है, ध्यान देना, इनबाइबेशन में दो प्रोसेस होता है, एक तो डिफ्यूज कर देना, कुछ निकलना, और कैपिलरी का इसमें मतलब कुछ जाना। सिंपल है, जैसे नेपकिन को आप नेपकिन को आप पानी में रखते हो तो क्या हो जाता है, कैपिलरी एक्शन का मतलब यही होता है ना कि वो सोख लेता है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, कोई पानी गिरा हुआ है, तो आप अगर उसको पानी को हटाना चाहते हो तो उस पर आप कपड़ा रख देते हो कि हाँ एक बारी कपड़ा पे सारा पानी चला जाएगा ना, तो मैं इसको फेंक सकता हूँ, तो इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, द पूलिंग फोर्स। और डिफ्यूजन अकर्स होता है जब पार्टिकल ऑफ डिफ्यूजन तो नॉर्मल होता है कि मान लो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो इधर का एयर इधर तो जाएगा ही ना, इधर का पानी इधर जाएगा ही ना, नॉर्मल बात है। तो इसको डिफ्यूजन बोलते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ माइग्रेट होता है। भाई सिंपल नॉर्मल आपसे सिंपल ये वर्ड पूछ सकता है कि डिफ्यूजन मतलब क्या होता है,
कैपिलरी एक्शन मतलब क्या हुआ, आपके बुक में सिर्फ इतना दिया है, मैं इसको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। क्लियर है ना। सेल अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता है जब आपको उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो। भाई अभी तो मैंने डिस्कस किया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल अपना साइज इंक्रीज कर लेता है। क्लियर ना। सेल इंक्रीज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम। क्लियर। और एक और चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रेश एग को आप प्लेस करते हो सॉल्ट वाटर में तो फ्लोट करने लगता है। भाई इस पॉइंट को अभी मत याद करो, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे ये मैंने आपके बुक से लिया, इस पॉइंट पे मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। इस पॉइंट पे मुझे खुद से देखने दो कहीं और से, फिर मैं आपको बताऊंगा। इस पॉइंट को मत याद करना, आपके बुक का ही पॉइंट है। लेकिन आप देखो ना, यहाँ पे सेल का साइज डिक्रीज हो रहा है ना। आप इसको पानी में रखे हो तो सेल का साइज डिक्रीज हो रहा है ना। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यही है ना, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक में आप आउटवर्ड फ्लो होता है वाटर का फ्रॉम द सेल। इस पॉइंट को मत याद करो। क्लियर। शायद मुझे लिखते वक्त उल्टा लिखा गया होगा, या आप मिला लेना, बट इस पॉइंट पे आप मुझे कुछ डाउट लग रहा है, इस पॉइंट को आप मत याद करो। क्लियर। क्लियर। हाँ ओके। अब देखो, ये नॉर्मल तीनों डेफिनेशन है, आप देख सकते हो। क्लियर। देखो द मटेरियल, देखो इनवाइब्रेशन का सिंपल मतलब होता है कि मटेरियल का मूवमेंट होगा अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। क्लियर। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, एक नॉर्मल मतलब है। ऑल्दो द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ द नॉट वेरी क्लियर, थ्री फिजिकल प्रोसेस आर यूजली, मतलब देखो ओस्मोसिस, देखो डिफ्यूजन का सिंपल मतलब हुआ, डिफ्यूजन का तो सिंपल मतलब होता है, बहुत आसानी से समझाता हूँ। इनवाइब्रेशन का मतलब गया अंदर, गया बाहर आया। डिफ्यूजन का सिंपल मतलब होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन, अगर कोई चीनी वाला पानी है बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ पे उसी साइड पे थोड़ा हम ऐसा पानी रखें जो फ्रेश सिर्फ पानी है, तो इधर का चीनी इधर भी आ जाएगा कि नहीं, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। सिंपल इसमें से, अब सिंपल करते हैं, इसमें से कुछ पानी लेते हैं, चीनी वाला कुछ पानी रखते हैं, और उसको आप ऐसे बर्तन में डाल दो जहाँ पे बहुत सारा फ्रेश वाटर रखे हो जो चीनी नहीं मिला हुआ है, इसको डालोगे तो इधर का हाई कंसंट्रेशन, इधर का चीनी वाला पानी इधर इधर मिक्स हो जाएगा कि नहीं। इसी को बोलते हैं सिंपल, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं डिफ्यूज किया, डिफ्यूज। लेकिन इसका उल्टा होता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का मतलब है कि भाई कुछ ना कुछ प्रेशर लगा के आप उल्टा काम करवा लो। जैसे आप देखते हो कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के बीच भेज देते हैं कि भाई जहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट है ना, और यहाँ पे और ज़्यादा पॉल्यूटेंट है, और ज़्यादा, तो आप क्या करते हो कि यहाँ का पॉल्यूटेंट लेके इधर भेज देते हो ताकि एटलीस्ट यहाँ का एकदम फ्रेश वाटर तो हो जाए, सारा पॉल्यूटेंट एक तरह भेज देते हैं। इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। क्लियर ना। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया, न्यूक्लियस डिस्कस किया, उसके बाद प्लांट और एनिमल में डिफरेंस, कुछ सेल के बारे में फैक्ट। एक पॉइंट आपको नहीं याद रखना है, एक पॉइंट आपकी अभी आपको करना है, इसको कैंसिल आउट, क्योंकि इसको मैं पहले चेक करूँगा। और फिर मैं एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस में डिफरेंस किया, टारगेट और फ्लैसिड सेल के बारे में बताया। ये सब आपके बुक में नहीं दिया, ये मैं एक्स्ट्रा बताया। और ये डिफिनीशन भी आपको वर्ड बस आपके बुक में दिया था, अलग से देखना ज़रूरी था। हाँ